एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। जब दोनों बैल झूरी के दोनों बैल आ गए थे, उसकी चरनी में बंधे हुए थे, तो उसको देखने के लिए जब बाहर के मोहल्ले के आस पड़ोस के बच्चे आए तो वो उन दोनों बैलों की तारीफ़ कर रहे थे। तो एक ने कहा कि ऐसे बैल किसी ने ना देखे होंगे। दूसरे ने उसका समर्थन किया और उसने भी तारीफ़ की कि इतनी दूर से दोनों बैल अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, उस जन्म के आदमी हैं। तीसरे ने ये कहकर उसकी तारीफ़ की। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। मतलब कोई भी ऐसे इन दोनों बैलों की प्रशंसा का प्रतिवाद, मतलब कोई भी विरोध करने का किसी को साहस नहीं हुआ। कोई भी इन बातों का खंडन नहीं कर पाया कि ऐसा नहीं है। सबने उसका समर्थन ही किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। जो झूरी की स्त्री थी, झूरी की पत्नी थी, उसने जब बैलों को देखा तो और उन दोनों बैलों को नमक हराम कहा और कहा कि ये एक भी दिन वहाँ पर काम नहीं कर पाए और भाग के यहाँ वापस आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? उसने कहा कि उनको दाना पानी नहीं दिया होगा इसलिए वो भाग आए। उसमें नमक हराम कहने का क्या मतलब है? उसने अपनी पत्नी का प्रतिवाद करते हुए कहा, मतलब उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? उसकी पत्नी ने जब कहा कि सभी लोग तो दुनिया में पानी पिला पिला के बैलों से काम लेते हैं, केवल दाना तो तुम ही देते हो, तो झूरी ने कहा कि चारा मिलता तो भागते क्यों वो? उसने उसकी बात का जवाब दिया। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। उसकी स्त्री, जो झूरी था, उसकी स्त्री ने कहा कि ये दोनों इसलिए भागे क्योंकि तुम्हारे जैसा लाड़ दुलार कोई नहीं करता। बैठे बैठे खिलाते बस रहते हो, उनसे मेहनत तो लेते ही नहीं हो। दूसरे लोग उनसे रगड़ कर मेहनत कराते हैं, इसलिए ये ठहरे कामचोर, इसलिए वे भाग आए। अब देखती हूँ कि इनको सूखे भूसे के अलावा कौन क्या देता है। चोकर और खली तो ये भूल ही जाएं, चाहे अब वो भूसा खाएं या ना खाएं, भले ही मर जाएं। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। जो बैल थे उन्होंने नान में मुंह डाला। उसने, जो झूरी की स्त्री थी, उसने अपने मजदूरों को कह दिया कि इनको कोई खली और कोई भी बैलों को खाली भूसा ही दिया जाए, कोई खली ना दी जाए। मतलब खली होती है, उसमें जो बैल होते हैं वो भूसे को बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। जब सूखा भूसा देंगे तो वो उतने चाव से या उतने शौक से नहीं खा पाएंगे। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह की घी लगी रोटी और बिना घी लगी रोटी होती है। ठीक है, तो जब ऐसा उसने अपने मजदूरों को कह दिया तो उन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, मतलब उसमें खली नहीं थी, ना ही आटा और चोकर था, ना कोई चिकनाहट थी, ना कोई रस था। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब उन दोनों का केवल सूखा भूसा खाने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए एक आशा भरी निगाह से वो द्वार की ओर, झूरी के घर के द्वार की ओर देखने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? अपने मजदूर से कहा कि उनको थोड़ी सी खली डाल दो, मालकिन मुझे ही मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। उसने अपने मजदूर से कहा, अरे चुरा कर डाला यदि तुझे मालकिन का डर है तो। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। नहीं, उसने कहा ना दादा, मतलब मालिक को वो दादा कह रहा है कि तुम जब वो आ जाएंगी तो पीछे से तुम भी उन्हीं के साथ उन्हीं जैसी बात करोगे। अब ये दृश्य दूसरा है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। जैसे वो घर उनको ले जा कर उसने बांधा मोटी रस्सियों से
और उसने जो कल उसने उन दोनों ने शरारत की थी तो उसने उन दोनों को मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। उसने अपने दोनों बैलों को खली चुनी दे दी, लेकिन इन दोनों हीरा और मोती को सूखा भूसा ही डालकर संतुष्ट कर दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, फूल की छड़ी से भी ना छूता था। दोनों बैलों का ऐसा अपमान हुआ कि दोनों जो थे वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे कि अपने बैलों को इसने खली चुनी डाल दी, मुझे हम दोनों को सूखा भूसा ही डाल दिया। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत जो उन्होंने उन दोनों बैलों ने यह भी सोचा कि झूरी हमें फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था, लेकिन इन दोनों ने इसने तो हमें बहुत मारा। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब एक प्रकार तो उन दोनों को मार भी पड़ी थी और सम्मान भी गया था, और दूसरा खाने के लिए केवल सूखा भूसा ही मिला था। मतलब दुख पे दुख आना। नान की तरफ आंखें तक न उठाई, जिसमें भूसा डाला जाता है उस बर्तन यानी नान की तरफ इन्होंने आंख भी नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ही ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। जब उसने गया ने हीरा की नाक पर डंडे बरसाए तो मोती को गुस्सा आ गया, और उसने गुस्से में हल और रस्सी, जुआ मतलब जो कंधे पर रखा जाता है बैलों के, और जोत जिससे उनको उस लकड़ी से बांधा जाता है, तो सब लेकर वो भाग गया। गले में बड़ी रस्सी नहीं होती यदि तो दोनों पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मोती से अपने ही अंदाज में कहा कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। मोती ने कहा कि हीरा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, तुम्हें इतना मारा, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। अब ये हम दोनों को बहुत मारेगा। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। जो हीरा था उसने कहा कि पढ़ने दो, जब बैल बने हैं तो हम मार से नहीं डरेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। मोती बोला कि तुम कहो तो मैं भी 1-2 को कुछ मजा चखा दूं। तो हीरा ने उसको समझाया कि नहीं भाई, खड़े हो जाओ, और वो दोनों खड़े हो गए। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। और उसने उसको समझाया कि जो बैल जाति है उसका ये धर्म नहीं है कि वो अपने मालिकों को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती ने जब हीरा की बात सुनी तो वो अपनी भावनाओं को दिल में ही संजो कर रह गया, मतलब अपनी भावनाओं को दिल में ही रख कर रह गया, शांत रह गया। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़कर ले चला। जो गया था वो आया और दोनों बैलों को पकड़ा और लेके चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, मतलब अच्छी बात यही रही कि उसने उन दोनों बैलों को इस वक्त नहीं मारा, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, जो मोती था वो भी पलट जाता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए, जो गया था और उसका सहायक था वो समझ गया कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत मतलब अच्छी बात है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। आज दोनों बैलों के सामने फिर से भोजन के रूप में सूखा भूसा ही रखा गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। गया की जो लड़की थी छोटी सी, वो 2 रोटियां लेकर आई और दोनों बैलों को 1-1 रोटी मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ भी उनको
लाड़ दुलार करने वाला, प्रेम स्नेह करने वाला कोई सज्जन व्यक्ति है तो उन दोनों के हृदय को भोजन मिल गया, मतलब उन दोनों का हृदय जो है वो संतुष्ट हो गया। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, वो लड़की थी वो भैरव की थी और उसकी माँ चल बसी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, जो सौतेली माँ थी उसको मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, इसलिए इन बैलों से उसको इस प्रकार का लगाव, आत्मीयता मतलब लगाव हो गया था। ये है लड़की। ठीक है, देख रहे हो आप लोग कि वो हीरा मोती को किस तरह रोटियां लेकर खिलाने के लिए जा रही है और ये दोनों चंदनी में बंधे हुए हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते। अब देखिए, ये जो गया के यहाँ दोनों बैल थे वो उनको गया दिन भर जोतता और उन दोनों के अड़ियल व्यवहार के कारण उनको डंडे भी पड़ते, मार भी पड़ती। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब देखिए, उनको जब उस बच्ची के द्वारा, उस लड़की के द्वारा 2 रोटियां दे दी जाती तो इस प्रेम को पाकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते और थोड़ा बहुत भूसा भी खाकर आराम करने लगते, क्योंकि दूसरे दिन फिर से मेहनत करनी है। लेकिन कम भूसा खाकर भी दोनों की आंखों में, दोनों के शरीर में दुर्बलता नहीं आती, मतलब कमजोरी नहीं आती थी। दोनों की आंखों में और रोम रोम में विद्रोह जरूर भरा हुआ था गया के प्रति। विद्रोह मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहें। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती ने हीरा से कहा कि अब मुझसे अब सहा नहीं जाता है, अब मैं एक आध को उठाकर फेंकने वाला हूँ, गुस्सा बहुत आ गया है मुझको। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। फिर इस बात पर मोती की इस बात पर हीरा ने उसको समझाया कि उस लड़की को देखते हो, यदि जो हमें रोटियां खिलाकर जाती है, यदि तुम उसके पिता को मारते हो तो वो बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। फिर उसने कहा कि तो क्यों ना मैं मालकिन को ही फेंक दूं, वो भी तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। फिर हीरा ने उसको समझाया कि औरत जात पर सींग चलाना ठीक नहीं है, क्या तुम ये भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चलें। उसने कहा कि चलो, क्या हम तोड़कर भाग चलें? उसने उससे पूछा कि क्या अब ऐसा करें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? उसने कहा कि लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? उसने तो हमें बहुत मोटी रस्सी से जकड़ रखा है। इसका एक उपाय है। उसने बोला, इसका भी एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब उसने बताया कि यदि हम रस्सी को थोड़ा सा चबा लें और उसके बाद उसको खींचें तो वो एक ही झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, मतलब जो लड़की थी वो आई और वो इन दोनों को सहलाने लगी। ठीक है, तो दोनों ने उसका हाथ चाटना शुरू कर दिया। मतलब ये पशुओं के द्वारा मनुष्य के प्रति प्रेम प्रकट करने की स्थिति होती है जब वो किसी मनुष्य को चाटते हैं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने उन दोनों बैलों से कहा कि मैं तुमको खोले देती हूँ और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम दोनों को मार डालेंगे। आज घर में यह बात भी हो रही थी कि आज इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाकों में नाथ डालने का मतलब ये होता है कि जो बैल होते हैं उनको और उनकी नाक में रस्सी डालकर उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों
फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन हीरा को उस बच्ची पर दया आई। इतना कहते ही जो बालिका थी वो अचानक चिल्ला उठी कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, मतलब जो फूफा के यहाँ से बैल आए हैं वो भागे जा रहे हैं, उनको पकड़ो कोई। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अब जो दोनों बैल थे वो रास्ता भटक गए थे और उनको रास्ते में जो दूसरे नए नए गांव मिले, अब उनको वो याद नहीं आ रहा था पुराना रास्ता जिससे उनको लाया गया था। अब वो दोनों एक जगह खड़े हुए और विचार किया कि अब क्या किया जाए। हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने मोती से कहा जान पड़ता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसने कहा तुम भी बेतहाशा भागे, मतलब तुम भी बहुत स्पीड से भागे, बहुत तेज़ी से भागे, तुमको उसको वहीं पर मार के गिरा देना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। उसने उसको समझाया कि यदि उसको मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना, भले वो अपना धर्म छोड़ दे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। अब दोनों बैल बहुत भूखे थे और उन्होंने देखा कि पास में एक मटर का खेत है, तो वो उसको चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आ तो नहीं रहा है, और दोनों चरते चरते थोड़ी देर में इधर उधर देख लेते थे कि कहीं कोई या उस खेत का मालिक तो नहीं आ रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में तगड़ा हुआ चाहता है, यहाँ पर झगड़ा है, मैंने तगड़ा पढ़ दिया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब जब दोनों बैल आपस में मस्ती करते करते और आपस में उनको ये लगा कि अब ऐसा ना हो कि कहीं झगड़ा हो जाए, क्योंकि जो हीरा था, मोती था, उसने हीरा को तेज़ धक्का दिया और वो खाई में गिर गया था। तो यहाँ पर ये देखा भाग 2 हमने। अब देखते हैं भाग 3। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। अब जो दोनों मित्र थे, हीरा और मोती, उन्होंने देखा कि सामने से कोई सांड चला आ रहा है और उनको लड़ने के लिए ललकार रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इस सांड से भिड़ना तो अपनी जान गंवाना है, लेकिन उस सांड से उन्होंने देखा कि उस सांड से बचते नज़र भी नहीं वो आ रहे थे, मतलब उस सांड से बचना भी मुश्किल नज़र आ रहा था। इन्हीं की तरफ आ रहा था वह सांड, आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी। मोती ने हीरा से कहा कि आज तो बुरे फंसे, क्या जान बच पाएगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। उसने कहा कि ये तो अपने घमंड में भूला हुआ है, इससे विनती या आरजू या प्रार्थना करना बेकार है, ये नहीं सुनेगा। भाग क्यों ना चलें। और दोनों ने विचार बनाया कि हम क्यों ना भाग चलें। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। एक बैल ने कहा कि भागना तो कायरता है, तो दूसरे ने कहा कि तो फिर यदि कायरता है तो फिर यहीं मरो, मैं तो 9 2 11 होता है, मतलब बंदा तो 9 2 11 होता है। और वो ऐसा कह के भाग गया। तो फिर कोई उपाय सोच, और जो दौड़ाए, मतलब उसने उसको दौड़ने के लिए कहा, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उसने कहा यदि भागना नहीं तो जल्द से कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अब उसने उसको सुझाव दिया कि एक ही उपाय है कि क्यों ना हम मिलकर उस पर प्रहार करें, इस पर चोट करें। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगेड़ दो।
मतलब उसने कहा कि मैं आगे से उसको धक्का देता हूँ, तुम जाके पीछे से उसको चोट करो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, जब दोनों तरफ से उसको मार पड़ेगी तो वो भी भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। यदि वो मेरी ओर आए तो तुम बगल से उसको सींग मार देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। उसने कहा कि इस बार ऐसा करने में जोखिम तो है, लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है।